हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो आज के इस वीडियो में हम जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसको देखने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। 10 जून 2022 का जो इंडियन एक्सप्रेस, जो हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको जो है हम देखेंगे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझको इन आईडीज़ पे जो है फॉलो कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो तो पीडीएफ, इसके अलावा जो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो क्विज़ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझको इन आईडीज़ पे जो है फॉलो कर सकते हो ना। अगर आप एक्सपीरियंस सेक्शन देखोगे तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। अब हो क्या रहा है, प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद, ठीक है, इनकी जो टर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। तो बहुत ही जल्द भारत में जो है हमको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखने को मिलेंगे। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वो सब जो है आपने लक्ष्मीकांत बुक जब आपने पढ़ी होगी और कोर्स जो है एमएम एकेडमी का वो आपने देखा होगा। तो इसको जो है बहुत अच्छे से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जो है पूरा कवर किया गया है। और आपको पता है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है उसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है भारत में। तो इसको भी हम देखेंगे किस तरीके से भारत में प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा कौन कौन जो इसमें पार्ट लेता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जो नया युद्धपोत है वो नेवी में जो है ऐड किया गया है। तो इससे जो हमारी नेवी की कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो यहाँ पे कोरवर्ड्स कहा जा रहा है। कोरवर्ड्स का मतलब जो है युद्धपोत होता है। अब से जो है जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं उनके जो है हिंदी मीनिंग में भी आपको बताते चलूंगा। तो उससे जो है आपको कभी जो है दिक्कत होगी, मतलब आप इन वर्ड्स को जो है अपने जो मेंस के आंसर है उनमें जो है आप बिल्कुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बॉन्डिड्स की जो है यहाँ पे बात की गई है। बॉन्ड जो होता है उसकी जो आय है वो यहाँ पे बेसिकली जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मार्केट और इन्वेस्टर्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वैसे ही बढ़ रहा है। और आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको पहले 4% था, उसको बढ़ा के जो है यहाँ पे अप्रैल में 4.40% कर दिया और अब 4.90% आपको देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, रेपो रेट जो है अब 4.90 है। तो 50 बेसिस पॉइंट जो है उसको बढ़ाया गया और इसके पहले जो है 40 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी जो है बढ़ा दिया गया था। तो इस चीज़ को भी जो है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये जो है मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर किए दे रहा हूँ कि जो आरबीआई ने जो रेपो रेट है, जिस रेट पे जो दूसरे बैंक्स हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, उसको जो है बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि इससे इन्फ्लेशन को जो है हम कंट्रोल करेंगे तो इससे जो डिमांड है वो कम होगी, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे पैसा ही नहीं होगा। मान लो अगर आप कार खरीदने जा रहे हो तो अगर आप दोगे तो लोन बहुत महंगा हो गया है, तो आप जो है यहाँ पे कुछ समय के लिए अपना प्लान ड्रॉप कर दो कि यार थोड़ा लोन सस्ता हो जाने दो, तब जो है हम कार का यहाँ पे प्लान करेंगे। तो इसी तरीके से जो डिमांड है वो यहाँ पे कम होगी तो लोग जो है यहाँ पे पैसे भी कम खर्च करेंगे। तो जो डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला है उसको पूरी इकोनॉमी में याद रखना, तो आप जो है सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी तक बीजेपी और जो कांग्रेस है उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है अनाउंस नहीं किया है। ठीक है, तो इसको जो है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है कैसे इलेक्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये भारत में जो है यहाँ पे मिले हैं बेसिकली। तो जो स्टेटमेंट जो है दे दी गई थी, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी नुपुर शर्मा ने, तो उसको लेकर जो यहाँ पे कंडेम्ड किया। उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इस तरीके से हमने भारत की उम्मीद नहीं की थी कि भारत जो है इस तरीके से यहाँ पे क्या देगा, अपनी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे देगा। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, कुवैत, बहरीन, पाकिस्तान और जो यूएस है, बेसिकली यहाँ पे जो है कंडेम्ड कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो कई सारे देशों में जो हिजाब बैन है उस पर भी जो है यहाँ पे बात करी जा रही है। और मेनली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कतर भी है और भी मालदीव्स है। तो ये सब जो देश हैं वो जो है भारत को यहाँ पे जो है कंडेम्ड कर रहे हैं। इसके अलावा कंटिन्यूसली इस चीज़ की भी यहाँ पे कोशिश करी जा रही है कि इंडिया और जो बाकी देश के रिलेशन है, मतलब अरब देश के रिलेशन है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, क्योंकि इंडिया और अरब देशों का आपका जो है काफ़ी ट्रेड देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मालदीव्स की। मालदीव्स के बारे में भी थोड़ा जो है मैप में मैं आपको बता दूंगा। 3 स्ट्राइक गोल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हो क्या रहा है ना कि कोझिकोड में जो फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है वो कोझिकोड में हुई। तो इसमें जो एक टीम है उसने जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल ले आई। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि आने वाले समय में कोलंबिया में होने वाली है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है वो कहाँ होगी, कोलंबिया में होगी इस साल। तो ये जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ईरान को समझ लो। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है, जो टिग्रिस नदी है ना, काफ़ी फेमस नदी है टिग्रिस, तो ये टर्की से यहाँ पे निकलती है और सीरिया से होते हुए इस तरीके से इराक से होते हुए
ऐसा जो है हल्का सा ईरान को जो है यहाँ पे टच करती है, तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में आपको जो है यहाँ पे पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ईरान जो है अपनी बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान से शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकाबाद। अफगानिस्तान से शेयर करता है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इसके अलावा यहाँ पे आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टर्की देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे इराक देखने को मिलेगा। तो मेनली इन देशों से जो है बॉर्डर शेयर होती है ईरान की। तो ये जो चीज़ है ये आपको जो है ध्यान रखना है। और तेहरान की करेंसी भी ध्यान रखना, इन्होंने अपनी करेंसी भी चेंज कर दी है, तो अब जो है इनका तोमान जो है करेंसी है और रियाल भी है, ठीक है। तो रियाल के ऊपर जो है आपको तोमान देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बताऊं, मैं अभी पढ़ रहा था ईरान के बारे में, तो ईरान में बहुत बड़े बड़े नोट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ 2000 का नोट है अब, लेकिन 2000 के नोट गायब हो गए। लेकिन अगर आप ईरान में देखोगे तो ईरान में आपको बहुत बड़े नोट देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे 10,000 20,000 रियाल तक के नोट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके अलावा लाखों के नोट भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव जो है काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। और एक चीज़ और ध्यान रखना ईरान के बारे में कि ईरान की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है पर्शियन, ठीक है। ईरानियन नहीं है, पर्शियन है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें मालदीव्स की, तो भारत के थोड़ी दूरी पे आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा। कई सारे लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। मालदीव्स की कैपिटल है माले, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज़ पे है, कंडेम्प्ट कर रहा है इंडिया को, तो इसके बारे में भी जो है आप समझ लो। और ये मेनली जो है आपको यहाँ पे इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। और मालदीव्स की कैपिटल है माले। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, तो 2021 में एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को जो है यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। तो ये 11th एडिशन था। और ये इक्वेरिन जो है ये एक्सरसाइज होती है जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। ये जो कड्डू आइलैंड है मालदीव्स पे, वहाँ पे 6 से 19 दिसंबर 2021 में हुई थी। तो इंडियन आर्मी का जो कंटेंजेंट है वो 11th एडिशन जो ज्वाइंट इंडो मालदीव्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसको इक्वेरिन कहा जाता है, मतलब इक्वेरिन एक्सरसाइज कहा जाता है। तो इसी के लिए जो है हमने अपनी सेना भेजी थी। तो ये जो एक्सरसाइज है इससे जो आर्म्ड फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ेगी, ये ऑपरेशन जो है प्रॉपर यहाँ पे कर पाएंगे। तो दोनों ही देश जो है, जो टेररिज्म है, इसके अलावा लैंड और सी से जो भी हमारे ऊपर काउंटर टेररिज्म, मतलब लैंड और सी से जो भी हमारे ऊपर हमले होते हैं, या कोई टेररिस्ट जो है यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा, कोई आतंकवादी जो है आतंक मचाने के यहाँ पे सोचेगा भी, तो हम जो है इजीली जो है उसको यहाँ पे काउंटर कर पाएंगे। तो इसलिए इन सब एक्सरसाइज को जो यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। और इससे जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी यहाँ पे बढ़ते हैं, बायलैटरल रिलेशन भी जो है यहाँ पे काफ़ी हमारे देशों के बीच में, दोनों देशों के बीच में जो है ये बढ़ता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इक्वेरिन जो एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं भारत में। प्रेसिडेंट आपको पता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, किसी भी देश के मतलब फर्स्ट सिटीजन होते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। तो मेनली इंडियन प्रेसिडेंट जो है ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं, इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो है पार्ट होते हैं। अब मुझे आप ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन जो है वो किस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। प्रोविजन अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 जो है ये बेसिकली प्रेसिडेंट को जो है यहाँ पे डील करते हैं, मतलब जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसको यहाँ पे डील करते हैं। वैसे 52 से 62 जो है आपको भारत के राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है कि आर्टिकल 52 यहाँ पे बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति होंगे। इसके बाद 54 आर्टिकल यहाँ पे ये बोलता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है किस तरीके से यहाँ पे होंगे। 55 आर्टिकल यहाँ पे ये बोलता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब किस तरीके से वो यहाँ पे होंगे। आर्टिकल 54 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो लोग हैं वो यहाँ पे जाके वोट करेंगे, मतलब जो एमएलएज हैं, जो एमपीज है वो यहाँ पे वोट करेंगे। इस तरीके से जो है इलेक्शन यहाँ पे होंगे। लेकिन अब जो किस तरीके से इलेक्शन होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होंगे, किस तरीके से होंगे, तो ये जो है आर्टिकल 55 में बताया गया। इसके अलावा आर्टिकल 56 ये बोलता है टर्म कितनी होगी प्रेसिडेंट की, 5 साल के लिए रहेंगे या 10 साल के लिए रहेंगे या 6 साल के लिए रहेंगे। तो मेनली जो है यहाँ पे टर्म बताई जाती है। तो भारत के संविधान में 5 साल की टर्म आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, मतलब किस तरीके से वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए या नहीं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, प्रेसिडेंट अगर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में भी बताया गया है। अब अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 62 जो है भारत के संविधान का, वो यहाँ पे ये बोलता है कि इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट ऑफिस में है, मतलब जब जो उसकी वैकेंसी अगर हो गई है तो उसको यहाँ पे फिल करने के लिए जो है हम इलेक्शन जो है करवाएंगे, ठीक है। और ऐसा है कि 5 साल के पहले ही जो है यहाँ पे इलेक्शन की प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है, मतलब जब 5 साल यहाँ पे टर्म होने वाली होती है ना,
उसके पहले ही जो है पूरी इलेक्शन की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब इलेक्शन जो है दो तरीके से होते हैं, या एक तो कि उनकी जो टर्म है वो यहाँ पे पूरी हो रही है, दूसरी ये रहता है कि मान लो प्रेसिडेंट जो है उनके यहाँ पे कुछ रीज़न हो गए, कुछ डेथ हो गई, उनने अब रेजिग्नेशन दे दिया, उनको यहाँ पे रिमूव कर गया, तो जो है उनके जो है 6 महीने के अंदर जो है यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कर देने चाहिए, क्योंकि वो जो है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और अगर हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा तो काफ़ी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। तो आर्टिकल 56 जो है यहाँ पे इसी चीज़ को बताता है कि 5 साल की टर्म तक जो है वो यहाँ पे रहेंगे, जब तक जो है उनकी डेट मतलब जो होगी 5 साल की, जब वो शपथ लेते हैं उसके बाद से लेके 5 साल तक जो वो यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके बाद जो है री इलेक्शन यहाँ पे होंगे। और आर्टिकल 58 जो है यहाँ पे ये बताता है कि क्वालिफिकेशन जो है क्या होनी चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जो है उनमें होनी चाहिए। तो पहला, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए या 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा वो लोकसभा के मेंबर जो है बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, मतलब क्वालिफाइड जो है होना चाहिए। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन जो है यहाँ पे पार्ट लेता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होता है, तो भैया कौन कौन यहाँ पे पार्ट लेता है। देखो, पहली बात तो आपको समझना होगा कि जो पूरा जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में आपको जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे पहले तो, उसके बाद लोकसभा देखने को मिलेगी, और फिर जो है यहाँ पे आपको राज्यसभा देखने को मिलेगी। तो इन्हीं को मिला के जो है हम पार्लियामेंट पूरा कहते हैं। क्योंकि देखो, बिल जब पास होता है लोकसभा से, फिर वो जाता है राज्यसभा, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, तभी हम मानते हैं कि पूरा जो है प्रोसीजर यहाँ पे हो गया है, और एक जो अमेंडमेंट है या एक कानून जो है नया यहाँ पे बना दिया गया। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब वहीं अगर आप देखोगे तो ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन जो है यहाँ पे पार्ट लेता है। भाई इलेक्शंस तो हो रहे हैं, तो देखो पहली बात तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के जो लॉ मेकर्स होते हैं, मतलब जो नेता नेशनल लेवल पे हैं, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा में बैठ रहे हैं, इसके अलावा जो स्टेट पे मतलब विधानसभा या विधानमंडल में बैठ रहे हैं, उनको भी जो है यहाँ पे पावर होती है कि वो जो है यहाँ पे क्या करें, वोट करें। ठीक है, लेकिन कौन कौन जो है यहाँ पे बैठता है, कौन कौन जो है यहाँ पे इलेक्शन में वोट दे सकता है, उसको यहाँ पे पहले समझ लो। तो भैया सबसे पहले इलेक्शन जो होते हैं प्रेसिडेंट के, उनको कौन ओवरसीन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अब ये जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। ठीक है, तो सभी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब जो यहाँ पे चुन के राज्यसभा या लोकसभा में गए हैं, मतलब पार्लियामेंट में जो बैठ रहे हैं, जो यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं, जो यहाँ पे लॉ बना रहे हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस में बैठ के पार्लियामेंट में, उनको यहाँ पे पावर होती है कि वो जो है यहाँ पे वोट दे पाए। तो भैया नेशनल लेवल पे कौन कौन देता है, लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर, मतलब जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो यहाँ पे वोट देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो जो है यहाँ पे वोट देंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। तो एमएलए जो होते हैं जिनको इलेक्ट करके यहाँ पे भेजा जाता है, तो उनके पास जो यहाँ पे पावर होता है कि वो जो है यहाँ पे वोट करें प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमएसपी की जो है बात की जा रही है। अब देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एमएसपी है क्या, बेसिकली सरकार यहाँ पे ये कहती है कि भैया देखो किसान से कि ये मान लो तुम्हारा गेहूं है, अब या तो तुम इसको बाहर बेच लो, अगर मान लो बाहर नहीं बिका तो हम तो यहाँ पे बैठे ही हैं, मतलब भारत की सरकार यहाँ पे बैठी है तुम्हारा अनाज खरीदने के लिए। बाहर जो है तुम्हें मान लो यहाँ पे सरकार खरीदेगी 30 रुपए में, ठीक है, लेकिन बाहर तुम अगर 40 में बेच सकते हो तो तुम बेच लो, नहीं तो 30 में तो हम तुमसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो जब यहाँ पे मतलब बाहर नहीं बिकता है ना, तो किसान यहाँ पे सरकार को ही बेच देते हैं। तो इसी को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम इतना दाम तो तुम्हें मिलेगा ही। अब देखो, मिनिमम सपोर्ट की भी जो प्राइस है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है कि भैया महंगाई भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो 3 साल में करीब पहले 72 रुपीज़ बढ़े, 53 बढ़े, फिर 65 पर क्विंटल जो है यहाँ पे इंक्रीज हुए पिछले 3 सालों में। और अब अगर आप देखोगे तो 180 से 200 रुपये जो है 2018-19 में हमको देखने को मिला था। लेकिन 2019 में यहाँ पे इलेक्शन आ गए, उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया रिसेंटली कि एमएसपी की जो है प्राइस यहाँ पे बढ़ानी चाहिए। तो 2040 रुपये क्विंटल जो है ये कॉमन पैडी की प्राइस है। इसके अलावा 50% जो है यहाँ पे रिटर्न भी मिल जाता है। और लास्ट ईयर अगर आप एमएसपी देखोगे तो 1940 रही है। ठीक है, तो बेसिकली जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ पे जो है एमएसपी को भी जो है यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। और इसका रीज़न सिंपली ये है कि कल्टीवेशन जो है पैसा में बहुत लगता है, मतलब कल्टीवेशन जो करते हैं, मतलब जो फार्मर यहाँ पे क्रॉप उगाता है तो उसको जो है बहुत यहाँ पे खर्चे लगते हैं, पानी का खर्चा लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो खाद बीज ये सब चीज़ें डालना, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करना, तो बहुत सारे खर्चे जो है आपको यहाँ पे देखने को
मिलेंगे। और देखो जिस तरीके से यहाँ पे एमएसपी बढ़ाई भी जा रही, तो उसका रीज़न एक ये भी है कि भारत सरकार ये इंश्योर कर रही है कि हमारे पास पूरी फूड सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे देशों ने यहाँ पे वार्न कर दिया है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने भी, और जो यूनाइटेड नेशंस है उसने भी यहाँ पे ये कह दिया है कि आने वाले समय में काफ़ी सारी समस्याएं जो है हमको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन में जब से वॉर शुरू हुआ है तो उसके बाद दुनिया भर में आपको चीज़ों की जो है कमी देखने को मिलेगी, काफ़ी ह्यूज शॉर्टेज है। और आपको वैसे ही पता है कि गेहूं की जो है और आपको वैसे ही पता है कि गेहूं पे जो है रोक लगा दी गई है, तो कई सारे देशों ने गेहूं का जो एक्सपोर्ट है उस पे जो है यहाँ पे रोक लगा दिया है। तो कई सारे देश जो हैं अब उनकी स्थिति जो है और ज़्यादा खराब होगी। जिस देश में गेहूं जो है कम होता है तो उनको काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ है उन पे भी जो है काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिसेंटली हुआ क्या है कि ये जो एक कैंसर की जो है यहाँ पे दवाई को टेस्ट किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूयॉर्क में जो है इसको टेस्ट किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है जिससे कोल इम्पोर्ट को हम इंक्रीज़ करें, लेकिन भारत सरकार को यहाँ पे ये भी इंश्योर करना चाहिए कि सप्लाई जो है बिल्कुल यहाँ पे डिस्टर्प्टेड ना हो मानसून सीजन में, क्योंकि मानसून सीजन में काफ़ी सारी जो है समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। रेलवे ट्रैक से भी आता है, तो रेलवे ट्रैक में आप पानी भर जाता है, तो भारी बारिश के कारण जो है यहाँ पे ट्रेन रुक जाती हैं, तो उसके कारण जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कैंसर की जो दवाई है उसके बारे में यहाँ पे समझो कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है जो ड्रग है डोस्टरलिमैब, तो बेसिकली ये जो ड्रग है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि डोस्टरलिमैब है क्या, ठीक है। तो रिसेंटली जो 12 रेक्टल कैंसर पेशेंट थे उनको यहाँ पे दिया गया। बेसिकली ये जो लंग्स नहीं जो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वहीं पे जो है कैंसर था, तो उन्हीं को जो है यहाँ पे दिया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखी गई कि इनको 6 महीने तक जो है ये ड्रग दिया गया, उसके बाद कंप्लीटली जो है वो सब यहाँ पे रिकवर हो गए, और उनकी जो है फिजिकल एग्जामिन भी यहाँ पे की गई, एंडोस्कोपी भी की गई, पोस्ट्रोविजन टोमोग्राफी भी यहाँ पे हुई, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जिसे हम एमआरआई भी कहते हैं, तो ये सब यहाँ पे किया गया, लेकिन सब जो है यहाँ पे सही हो गया, तो कोई भी जो है उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। तो बेसिकली ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट आर्टिकल इस चीज़ को यहाँ पे समझ लो कि जो सरकार है वो यहाँ पे स्टेप ले रही है कि हम जो है कोल के इंपोर्ट को यहाँ पे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप देखोगे 2021 में तो भारत सरकार को जो है काफ़ी समस्या यहाँ पे देखनी पड़ी है कोल को लेके, क्योंकि कोयले की काफ़ी सारी जो है शॉर्टेज यहाँ पे हो गई थी, और कई सारे राज्यों में आपको बिजली की जो है भारी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब भारत सरकार यहाँ पे क्या कर रही है कि अब वो जो है कोल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर रही है, और देखो कोल को इम्पोर्ट तो कर रही है, और इसके साथ साथ जिस तरीके से जो कोल है, और देखो जिस तरीके से जो कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे महंगा हो रहा है, तो आने वाले समय में जो बिजली के दाम है वो भी आपको महंगे देखने को मिलेंगे। अब देखो हो क्या रहा था कि आज से 1 साल पहले $60 पर टन जो है ये आपको क्या देखने को मिलेगा, कोल देखने को मिलेगा, लेकिन अब अगर आप दोगे तो वो करीब $140 पर टन हो गया है। तो जिस तरीके से कोल यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी जो है आपको यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मानसून के सीज़न में भारत सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि भैया जो रूट्स हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, कोल की सप्लाई हो पाएगी या नहीं। इसके अलावा जहाँ से हम कोल निकालते हैं कई सारी माइंस आपको देखने को मिलेंगी, माइंस में भी यहाँ पे कई बार पानी भर जाता है, तो कई सारी जो है शॉर्टेज आपको, कई सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑथर यही कह रहे हैं कि भारत सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि इन सब प्रॉब्लम से जो है हम यहाँ पे डील कर पाएँ। तो इसी चीज़ को जो है ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये था 10 जून 2022 का न्यूज़ एनालिसिस। तो जो जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे जो इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने आपको बता दिया, और वो दवाई का नाम जो है बिल्कुल यहाँ पे याद रखना, वो जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।